प्यारे बच्चों, क्लास 12th विषय अर्थशास्त्र, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों संकाय के लिए एक ही बुक है। अर्थशास्त्र भाग 1 JCERT रांची झारखंड द्वारा यह किताब बनाया गया है जो रेफरेंस बुक है और इस बुक में महत्वपूर्ण प्रश्नों को डाला गया है। इसमें अनुरोध भी किया गया है, पाठकों से अनुरोध है कि यदि इसमें कुछ गलती मिलती है तो आप हमको इस मेल पर भेज सकते हैं ताकि उस पर सुधार किया जा सके। पुस्तक के संरक्षक श्री के रवि कुमार हैं जो शिक्षा सचिव है। संरक्षण श्रीमती किरण कुमार पासी है जो आपका परियोजना डायरेक्टर हैं। फिर अवधारणा एवं मार्गदर्शन जो है श्री मुकुंद दास के द्वारा है, डॉक्टर अभिनव कुमार है, बाके बिहारी सिंह है, मसूदी टुडू है। तो ये सारा चीज़ इस पुस्तक को तैयार करने में किनका किनका योगदान है यहाँ लिखा हुआ है, इन सब का योगदान है। तो यहाँ चैप्टर बाय चैप्टर आपका क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। सबसे पहले है परिचय। परिचय में यहाँ डिटेल बताया गया कि अर्थशास्त्र एक बृहद विषय है, ये सारा चीज़ लिखा हुआ और उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आंसर में हम लोग देख सकते हैं। चलिए दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू है। 1936 में प्रकाशित किन्स के पुस्तक या ग्रंथ का क्या नाम है? तो उनकी किताब का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। दूसरा क्वेश्चन है आर्थिक विश्लेषण की दो विधियों कौन सी है? मतलब आर्थिक विश्लेषण की दो विधियां कौन सी है? तो व्यष्टि और समष्टि। एक अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक क्या है? तो घरेलू क्षेत्रक, विदेशी क्षेत्रक, सरकारी क्षेत्रक। घरेलू क्षेत्रक को हम लोग परिवार क्षेत्रक भी बोल सकते हैं। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो अर्थव्यवस्था 3 तरह की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। यहाँ भारत के लिए पूछ रहा है तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रवाह किसे कहते हैं? तो वे आर्थिक चर जिनका संबंध एक समय काल से होता है उसे प्रवाह कहते हैं। पूंजीवाद स्टॉक किसे कहते हैं? तो एक लेखा वर्ष के अंत में, एक लेखा वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये एक लेखा वर्ष कहलाता है, के अंत में उत्पादकों के पास टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं का स्टॉक पूंजीगत स्टॉक कहलाता है, जैसे फल, केला, दूध आदि। जिसमें टिकाऊ मतलब जो टिकेगा कुछ दिन तक, आलू, प्याज ये सब टिकाऊ हो जाएगा। गैर टिकाऊ हो जाएगा जो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, जैसे टमाटर, पालक का साग, ये सब गैर टिकाऊ वस्तुएं हो गए। तो इनको जो हम लोग स्टॉक करके रखते हैं वो पूंजीवादी स्टॉक कहलाता है। आय का चक्रीय या वास्तविक प्रवाह किसे कहते हैं? तो परिवार फर्मों को सेवाएं प्रदान करते हैं और फर्म परिवार को वस्तुएं प्रदान करती है। मतलब आय का चक्रीय प्रवाह में क्या है कि परिवार है सो फर्मों को सेवाएं प्रदान करता है। परिवार के पास सेवाएं क्या है? तो आपका भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस, ये सारा चीज़ परिवार के पास है। ये सारा चीज़ जो है सो फर्म को दिया जाता है और फर्म परिवारों को वस्तुएं प्रदान करती है। तो इन जो साधन है भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस, इनका प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और फर्म परिवार को वस्तुएं प्रदान करती है जिनका प्रवाह निरंतर चलता रहता है। इसी को आय का चक्रीय या वास्तविक प्रवाह कहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। कहने मतलब है कि ये परिवार, ये फर्म, ये इसको साधन देगा, ये इसको भुगतान करेगा, फिर ये इसको साधन देगा, फिर ये भुगतान, तो इसके बीच एक चक्र चलते रहता है जिसको आय का चक्रीय या वास्तविक प्रवाह कहते हैं। व्यष्टि तथा समष्टि शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम किसने किया था? तो रैगनर फ्रिश ने इसे किया था। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो J.M. केन्स, इन्हें समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एक अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक क्या है?
तो घरेलू क्षेत्रक है, सरकारी क्षेत्रक है और विदेशी क्षेत्रक है। घरेलू क्षेत्रक को हम लोग परिवार क्षेत्रक भी कह सकते हैं। बचत किसे कहते हैं? तो आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता है बचत कहलाता है। मतलब यदि आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपया में आप 7 रुपया खा गए तो 3 रुपया जो है वो आपका बचत कहलाएगा। मतलब आप 3 रुपया उपभोग पर खर्चा नहीं किए। विश्वव्यापी मंदी की अवधि क्या थी? तो 1929 से 33 दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए 1929 से 30। ये महान मंदी आया था विश्व में। फिर आपका लघु तथा विस्तृत महत्वपूर्ण उत्तरीय प्रश्न। समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हो? समष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसका संबंध बड़े समूहों जैसे कुल मांग, कुल आय, कुल रोजगार, बचत आदि से होता है। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग कुल मांग मतलब समग्र मांग का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत मांग नहीं, समग्र मांग। जैसे बाजार में मांग क्या हो रहा है, तो बाजार मांग करने मतलब एक आदमी का मांग नहीं होगा। बाजार में जितना भी आदमी लेन देन कर रहा है, जो बेचने वाला खरीदने वाला, वो सभी का मांग को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो बाजार मांग कहलाएगा। तो कुल मांग मतलब होता है समग्र मांग। उसी तरह कुल आय मतलब सभी व्यक्तियों का आय, तो आय किसका होगा? बेचने वाला का। और मांग कौन करेगा? खरीदने वाला। फिर कुल रोजगार, बचत, ये सभी का अध्ययन जो होता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं महत्व बताएं। तो समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक व्यवस्था का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें हम राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, कुल बचत, कुल मांग, कुल पूर्ति, सामान्य मूल्य आदि का अध्ययन समूहों या योगों में करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है? तो पहला महत्व है समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए उपयोगी है। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्य प्रणाली को समझने में सहायक है। तीसरा है यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक है। चौथा है यह किसी भी देश की आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक है। यह भौतिक कल्याण व आर्थिक प्रगति के निर्माण में सहायक है। यह मुद्रा के मूल्य के निर्धारण में सहायक है। यह विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक प्रगति की तुलना करने में सहायक है। ये सारे चीज़ जो है वो आप 1, 2, 3 करके पॉइंट दे सकते हैं। ये समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व है। अगला क्वेश्चन है पूंजीवाद किसे कहते हैं? इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका आंसर है पूंजीवाद का अर्थ एक ऐसी आर्थिक संगठन से है जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है तथा वह उत्पादन के साधनों का प्रयोग लाभ कमाने के लिए करता है। मतलब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक होता है वो क्या करता है, या आर्थिक संगठन जो होता है उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, कल्याण करना नहीं होता। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति या उत्तराधिकार रखने का अधिकार होता है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उत्पादक का लक्ष्य लाभ कमाना होता है। इसमें केंद्रीय आर्थिक योजना का अभाव होता है। यह अर्थव्यवस्था कीमत यंत्र द्वारा स्वयं नियंत्रित होती है। उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वर्ग संघर्ष धनी तथा निर्धन के बीच होता है। मतलब वर्ग संघर्ष मतलब होता है गरीब और अमीर के बीच लड़ाई होता है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में सरकार लोगों की आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करती है। आर्थिक क्रिया यहाँ हो जाएगा प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। सामाजिक व आर्थिक असमानताएं अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? तो एक साइड है आपका व्यष्टि, दूसरा साइड है आपका समष्टि। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेन एग्जाम के लिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा अंतर है व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतः एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण से संबंधित होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा समान कीमत स्तर के निर्धारण से होता है। इसके मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उपकरण समग्र मांग व समग्र पूर्ति होता है।
व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह मान्यता है कि समष्टि पर स्थिर रहते। उदाहरणार्थ, जब हम फर्म या उद्योग से उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण का अध्ययन करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि बिल्कुल राष्ट्रीय उत्पादन स्थिर रहता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह मान्यता है कि व्यष्टि पर स्थिर रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब हम कुल राष्ट्रीय उत्पादन स्तर का अध्ययन करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि आय का विवरण स्थिर रहता है। पांचवा क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो पहला है, यहाँ एक बाजार संपन्न होता है जो क्रेताओं तथा विक्रेताओं को जोड़ता है। यह बाजार स्वतंत्र मांग और पूर्ति के बलों से कार्यान्वित होता है। दूसरा है, वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें मांग तथा पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। तीसरा है, सरकार उत्पादकों तथा परिवारों के निर्णयों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, अथवा हम कह सकते हैं कि सरकार मांग तथा पूर्ति की बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करती। यह देश की कानून एवं व्यवस्था तथा प्रतिरक्षा के रख रखाव पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। अधिकारों के कारण पूंजी के संचय की अनुमति दी गई है। पूंजी उत्पादन के एक मुख्य साधन के रूप में उभरती है। उपभोक्ता परिवार प्रभुत्व होता है। वे अपने आदतों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार क्रय करते हैं तथा अपना संतुष्टि को अधिकतम करते हैं। उत्पादक उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के द्वारा अपने लाभों को अधिकतम करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करें। तो पहला क्षेत्रक है परिवार क्षेत्र। इसमें वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया जाता है। परिवार या गृहस्थ क्षेत्र उत्पादन के कारकों का स्वामी होता है, मतलब परिवार क्षेत्र के पास ही भूमि श्रम पूंजी प्रबंध होता है। दूसरा है आपका उत्पादक क्षेत्र। इनमें उन सबको सम्मिलित किया जाता है जो उत्पादन की क्रियाओं में लगे होते हैं। अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादन करने वाली इकाइयों या फर्मों हो जाएगा क्षेत्र में सम्मिलित होती है। वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु फर्में उत्पादन के कारकों भूमि श्रम पूंजी तथा उद्यमशील कौशल की सेवाओं को परिवार क्षेत्र से भाड़े पर प्राप्त करती है। मतलब ये सब जो भूमि श्रम पूंजी प्रबंध है वो परिवार क्षेत्र पास है और ये इससे भाड़े पर लेती है, बदले में वो उसको पैसा देती है उत्पादक क्षेत्र। तीसरा है आपका सरकारी क्षेत्र। तो कल्याणकारी एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जैसे न्याय तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखना, सुरक्षा तथा अन्य सार्वजनिक कल्याण संबंधी सेवाएं। सरकार एक उत्पादक के रूप में भी कार्य करती, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन। और चौथा क्षेत्र आपका विदेशी क्षेत्र। इसे शेष विश्व क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र का कार्य वस्तुओं का निर्यात एवं आयात करना तथा घरेलू अर्थव्यवस्था एवं विश्व के अन्य देशों के बीच पूंजी का प्रवाह करना होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, 1929 की महामंदी का वर्णन करें। तो 1929 में महामंदी ने जन्म लिया जो 1933 तक बनी रही। इस महामंदी ने विश्व के विकसित देशों को चूर चूर कर दिया। इस महामंदी में उत्पादन तथा सेंटेंस सही नहीं है। इस महामंदी में उत्पादन और खरीदने वाले नहीं थे, मतलब उत्पादन होता था जिसे खरीदने वाले नहीं थे। 1929-33 के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपीय देशों के कुल उत्पादन तथा रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। क्या क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला है, कई कारखाने बंद हो गए तथा श्रमिकों को निकाल दिया गया। दूसरा, बेरोजगारी की दर 1929 से 1933 तक 3% से बढ़कर 25% हो गई। 1929 से 33 के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में समग्र निर्गत में लगभग 33% की गिरावट आई। यहाँ निर्गत का मतलब होगा उत्पादन में 33% की गिरावट आई। इन परिस्थितियों में केन्ज लिखा हुआ है, यहाँ केन्स होना चाहिए। इन परिस्थितियों में केन्स की पुस्तक रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत 1936 में प्रकाशित हुई, जिसको हम लोग पूरा नाम कह सकते हैं द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में प्रकाशित हुई, जिससे समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विषय का उद्भव हुआ।